उत्तराखंड के हरिद्वार में फिल्मी स्टाइल में पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और पुलिसकर्मी देखते ही रह गए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 2 कांस्टेबल घायल हो गए। साथ ही पुलिस कस्टडी में मौजूद अपराधी के पैर में भी गोली लग गई। पुलिस एक कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और लक्सर फ्लाईओवर के पास जाम के दौरान अचानक गोलियां चला दी। गोली की आवाज सुनते ही गाड़ी में बैठे कांस्टेबल कुछ समझ पाते उतनी ही देर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई भी हुई बदमाशों को, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। बदमाश मौका देखकर वहां से फरार हो गए। घटना भीड़ भाड़ वाली जगह पर हुई थी, इसलिए राहगीरों में दहशत फैल गई और पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ। टिहरी गढ़वाल से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अपनी मां, भाई और भाभी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टिहरी के बालगंगा तहसील के लस्यान गांव में पारिवारिक विवाद के बाद युवक पर हमला हुआ। आरोप है कि मां, भाई और भाभी ने मिलकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से जख्मी कर दिए। इलाज के लिए उसे पहले बलेश्वर और फिर श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित के दोनों हाथ काटने पड़े हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाना घनसाली में आरोपी भाई और भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मम्मी ने और भाई ने, भाभी ने चाकू मारा है, चाकू से काटा दोनों हाथ। पूरे हड्डियां बाहर निकाल के, पूरा हड्डी निकाल के फिर कल डॉक्टर के पास कटवा दिया पूरा। कब हुआ ये घटना? कब हुई ये? कल ही परसों 4 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। अकेले उसका परिवार के लोग उसका हाथ काट देते हैं, दोनों हाथ काट देते हैं, उसको अकेला बेसहारा छोड़ देते हैं और वो हॉस्पिटल किस तरह पहुंचता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका दोनों हाथ काट के चौरंगी की हालत में यहाँ पर आ रहे हो। अकेले इस अवस्था में जब वो थाने में यहाँ पहुंचा, क्या स्थिति है? हम लोगों की मानवता कहाँ चली गई? क्या हमारी मानवता खत्म हो चुकी है? क्या उस गांव में इंसान नहीं है कोई? देहरादून में हुई धामी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी पर वैट की दर 20 से घटाकर 5% की गई। धराली और उसके आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में सेब की दर भी तय कर दी गई है। इसमें रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये, दूसरे रेड डिलीशियस सेब की कीमत 45 रुपये प्रति किलो। इसके साथ ही संस्कृति, कलाकार और लेखकों को मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने के मामले को कैबिनेट की उप समिति को रेफर किया गया। उपनल कर्मियों का समान वेतन समान कार्य का मामला भी अगली कैबिनेट के लिए रेफर किया गया है। नेचुरल गैस हैं, पीएनजी और सीएनजी, इन दोनों पर वैट का प्रतिशत कम किया गया है। 20% से घटा करके 5% किया गया है। ये हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये एक जो संस्कृति विभाग के तहत जो ग्रामीण कलाकार हैं उनको पेंशन दिया जा रहा था, तो 3000 की धनराशि को बढ़ा करके 6000 किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर है, जहां सीएम ने सांकरी में आयोजित केदार कांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान यहां लगे स्टॉल्स पर भी सीएम धामी पहुंचे, स्टॉल्स का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने पहाड़ के उत्पादों का स्वाद भी चखा। सीएम धामी ने उत्तरकाशी का पारंपरिक परिधान भी पहना। कार्यक्रम में सीएम धामी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। सांकरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विंटर टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटक
दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुरोला विधायक ने सीएम धामी को स्थानीय परिधान भी पहनाए। इसके बाद सीएम धामी स्थानीय परिधान में लोगों के बीच पहुंचे भी। उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र सांकरी गांव में पहली बार आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सच में आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका स्नेह देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भाव विभोर हूं। इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत एक तरफ न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री जिलों में रात गुजारकर सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत टटोल रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। लंबा सफर, समय और खर्च तीनों भारी पड़ते हैं। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। इसके तहत प्रदेश भर की 900 से ज्यादा न्याय पंचायतों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम आम जनता और सामान्य जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक इन कैंपों में भाग ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अनवरत रूप से 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक और अहम कदम उठाया है। जिलों में रात्रि प्रवास का। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में सीएम रुककर हालात देख चुके हैं। गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नैनीताल में रात्रि प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि रात रुकने से जिले की असली जरूरतें, चुनौतियां और समस्याएं बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। इससे योजनाओं को जमीन से जोड़ने में मदद मिलती है। किसी भी स्थान पर जाएं और वहां पर लोगों के साथ बैठें, बात करें। सभी प्रकार के वर्ग के लोग, सभी जो सरकार का फीडबैक है, वहां की जरूरतें हैं, वहां की चुनौतियां हैं, उससे आसानी होती है आगे काम करने में भी, योजनाएं बनाने में भी। और इसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अच्छा कार्य व्यवहार में भी जो है हम लोगों को, चूंकि जब हम स्वयं नीचे जाते हैं तो हमारे अन्य लोग भी, जो हमारे अधिकारीगण हैं, वो भी जनता की त्वरित रूप से समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते हैं। जनता से सीधा संवाद और मौके पर समाधान। मुख्यमंत्री का ये एक्शन मोड जमीनी स्तर पर तारीफ पा रहा है, लेकिन सियासी मैदान में ये रणनीति कितनी असरदार साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी वन प्रभाग से जुड़े एक मामले में सीबीआई, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मसूरी वन प्रभाग में 7,375 बाउंड्री पिलर्स के लापता होने और वहां तैनात रहे वन अधिकारियों की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच के संबंध में दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सर्वे ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि सीईसी को भी पक्षकार बनाया है। बुधवार को पर्यावरण एक्टिविस्ट नरेश चौधरी द्वारा लिखित पीआईएल की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज तिवारी ने सभी संबंधित पक्षों को 6 हफ्तों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीआईएल में मांग की गई है कि सर्वे ऑफ इंडिया मसूरी वन प्रभाग के सभी वन क्षेत्रों में समस्याओं का वैज्ञानिक और जियो रेफरेंस सर्वे कराएं, ताकि लापता सीमा पिलर्स का सही स्थान चिन्हित कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पुनः स्थापित किया जा सके। दरअसल पिलर्स गायब होने का मामला 2023 में तब सामने आया जब तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक वर्किंग प्लान
संजीव चतुर्वेदी ने मसूरी वन प्रभाग के सभी बाउंड्री पिलर्स के सर्वे का आदेश दिया। तत्कालीन डीएफओ मसूरी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कुल 12,321 पिलर्स में 7,375 की जमीन पर पूरी तरह गायब होने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनमें से लगभग 80% पिलर्स मसूरी और रायपुर रेंज में हैं। इन्हें रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी करने वाले बीजेपी ने वीडियो से खुद को अलग कर लिया है, तो वीडियो डिलीट करने को भी तैयार हो गई है। जबकि दूसरी तरफ हरीश रावत ने गुरुवार दोपहर 1:15 के लिए नया ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2025 खत्म होते होते उत्तराखंड की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना आगामी कार्यक्रम जारी करते हुए लिखा कि वो 25 तारीख को बीजेपी के ऑफिस में 1:15 पर पहुंचेंगे और बीजेपी को खुली चुनौती देंगे। मंगलवार को मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब हरीश रावत बीजेपी को अपने ऊपर लगाए आरोपों पर प्रमाण मांग रहे हैं। हालांकि पहले अपनी पार्टी के हैंडल पर वीडियो पोस्ट करने वाली बीजेपी का अब कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने पहले से जारी वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया है। वो इसे डिलीट करने को भी तैयार, लेकिन शर्तों के साथ। और हरीश रावत जी को लगता है कि हमारे सोशल मीडिया में चलने से वो ज्यादा चल गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त मेरी भी है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में से हमारे खिलाफ सारे जो ग्राफिक उनको डिलीट करें। और सोशल मीडिया में उनके लिए कौन किस किस रूप में क्या क्या बताता है, उसका सबका प्रमाण हमसे लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा कोई इस प्रकार का वीडियो अपने सोशल मीडिया में नहीं डाला गया है। समाज में जो वीडियो तो सब बीजेपी थोड़ी बनाती है, अनेकों लोग बनाते हैं। हमारे खिलाफ अनेकों सोशल मीडिया में वीडियो चलते हैं, तो हम कौन सा उनका आरोप लगा रहे कांग्रेस ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का ये वीडियो ये सजेस्ट करता है कि हरीश रावत व्यक्ति एक घृणित व्यक्ति है, इसको गोली मार दी जानी चाहिए। मेरी जिंदगी के लिए भी खतरा पैदा किया है। फरेब करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के हमको हमारी छवि को खराब करने की कोशिश करो, उसके लिए मैं कल 1:15 पर उनके कार्यालय के बाहर आवाज लगाऊंगा, उनको चुनौती दूंगा। एआई वीडियो विवाद में पहले लीड ले रही बीजेपी अब बैकफुट पर दिख रही है, जबकि ऐसे ही कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की छुट्टी विवाद में मुंह की खाने वाली कांग्रेस और हरीश रावत अब पुराना हिसाब भी एक साथ चुकता करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरीश रावत के एआई वीडियो के मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि बीएनएस की धाराओं में इस पर कार्रवाई होगी और इसे लेकर नए कानून में साफ प्रावधान भी है। लेकिन अगर आपका कोई डीफेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बना है, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई करी जाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा है। वायरल ऑडियो के बाद कांग्रेस सड़कों पर है, तो बीजेपी पूरे प्रकरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। इससे से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। विवाद की जड़ बनी बीजेपी से निष्कासित विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला की वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग।
इस ऑडियो में बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अंकिता की व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का जिक्र है, क्या वह दुष्यंत गौतम है? वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के नेता का नाम उछालकर कांग्रेस ने पूरे समाज का अपमान किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट के बयान को साजिशाना और शातिराना बताया। कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा जाति का नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता से जुड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि आरोपों से ध्यान भटकाने की बजाय ये बताए कि वो अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान साजिशाना और सातिराना है। ये साजिश और सातिर करना उनकी पार्टी के अध्यक्ष बने रहने के लिए पहली शर्त होती है। बहरहाल इस प्रकरण में वो ये कहते आ रहे हैं कि उनके पार्टी के जो प्रभारी हैं, जिन पर ये आरोप लगा है, वो किसी जाति विशेष से हैं। हमें भट्ट जी उनकी जाति से कोई मतलब नहीं है और न हमें पता था कि उनकी क्या जाति है, क्या बिरादरी है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता, हमारी बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने का जो आरोप उन पर है, उस आरोप पर आपका जवाब चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार किरदार बदल गए हैं। वायरल ऑडियो और आरोप प्रत्यारोप के बीच अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर ये मुद्दा भी बयानबाजी तक सिमट कर रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आधिकारिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बधाई दी। साथ ही कहा कि शहीदों और आंदोलनकारियों की वजह से उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य की जो यात्रा आगे बढ़ी है, उस यात्रा के माध्यम से हमारे सभी बच्चे, हमारे राज्य के आंदोलनकारी, उन सभी चीजों से उनका स्मरण हो, सारी जानकारियां उनको हो, जो राज्य के निर्माण से लेकर राज्य के संघर्ष में और आंदोलन में जो भूमिका रही, इस रजत उत्सव के माध्यम से लोगों के बीच जाएगी। इसके साथ जो शीतकालीन यात्रा हमने यहाँ प्रारंभ की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे, यहीं मुखबा में आए थे। चमोली में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शीतकालीन यात्रा को लेकर जागरूकता रैली निकाली और बीकेटीसी ने पहली बार इस रैली का आयोजन किया है ताकि देश और दुनिया तक शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंच सके। उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर फोकस कर रही है और शीतकालीन यात्रा को लेकर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बुधवार को अजब नज़ारा देखने को मिला जब विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों ने राजधानी देहरादून की सड़कों पर गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदर्शन किया और बुलेट के साइलेंसर को काटकर फायर की आवाज़ के साथ दर्जनों युवकों ने बहुत देर तक शोरगुल किया। युवक बिना हेलमेट पहने सड़कों पर बाइक चलाते रहे
और पुलिस तमाशबीन बनी रही। ये नज़ारा राजधानी में पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने का है। डीजीपी ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारी बाइक के साइलेंसर से पटाखे छोड़ने की आवाज़ करते रहे, लेकिन पुलिस कुछ भी करने से बचती रही, जो कि हैरान करने वाला वीडियो है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में देर शाम दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती है और उसी उपलक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अटल जी ने जो सपने उत्तराखंड राज्य के लिए देखे थे, उसको संवारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम अटल जी के जो अनेक काम और स्वप्न थे, उनको भी यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक सुशासन स्थापित किया, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी आज चमोली के दौरे पर रहे। इस दौरान बलूनी सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए। अनिल बलूनी ने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस में भी हाथ आजमाए हैं और बाद में उन्हें मेडल्स भी बांटे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। अनिल बलूनी ने कहा पीएम मोदी के विजन से आज भारत का खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बलूनी ने कहा है कि उनका मुख्य मकसद गढ़वाल की ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना है ताकि यहां के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकें। इस दौरान अनिल बलूनी ने गैरसैंण में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया और कहा भारत सरकार को जल्द ही इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव वो भेजेंगे। साथ ही बताया कि जोशीमठ खेल स्टेडियम के लिए 8 करोड़ की धनराशि मंजूर हो गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार भी जताया। हम लोगों का प्रयास है कि गढ़वाल लोकसभा से इस ओलंपिक गेम में, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में गढ़वाल लोकसभा से हमारे बच्चे जाएं, मेडल जीतें। हम लोग कुछ प्रतिभाओं को देख रहे हैं कि किन लोगों को उसमें डेवलप किया जा सकता है देश में, और देश में इन्हें दुनिया में जहां उनकी प्रैक्टिस करानी होगी, जो संसाधन जरूरत पड़ेगी, उन प्रतिभाओं को कैसे हम नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल ले जाए, उसके लिए जो जो करना होगा सब कुछ करेंगे। और ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता केवल यहाँ के खेलों तक नहीं, इस प्रतिभाओं के चयन को लेकर है और किस तरह से गढ़वाल के खिलाड़ियों को आगे ले जाएं, उसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। तो मैंने सबको विश्वास दिलाया है कि मैं भारत सरकार से बात करके गैरसैंण में एक केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर हम लोग प्रपोजल प्रस्ताव बना के भारत सरकार से बातचीत करके, और आप लोग मान के चले कि बहुत जल्दी हमको गैरसैंण में भी एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात भारत सरकार से हम लोगों को मिलेगी। और अरावली पर्वत को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने पूरे अरावली में खनन पर रोक लगाई है। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।